एकांकी मकड़ी का जाला का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसके पहले भाग के अंतर्गत हमने देखा कि भोलानाथ एक युवक चंद्रभान को अपने प्रतिष्ठान में नौकरी देता है, क्योंकि वह युवाओं को अधिक लेना पसंद करता था। लेकिन उसके दस्तावेजों को देखकर उसे लगता है कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से संवेदनशील है। वह अपनी उमंगों, कवि मन की भावनाओं, सात्विक प्रवृत्ति को उसको देख करके उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, जो वह भी इस प्रकार की भावना को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब भोलानाथ की आत्मा उसे धिक्कारती है कि वह किस तरह एक निर्दोष व्यक्ति चंद्रभान को एक अपने मकड़ी के जाले में फंसाने जा रहा है, क्योंकि भोलानाथ के मन में भी चंद्रभान की भांति वही उमंग, वही प्यार, वही कल्पना थी जो वर्षों पहले वो उसने भी एक युवती से प्रेम करके वह पाले थे। परंतु आज उसके मन में ये समस्त भाव समाप्त हो चुके हैं। जो कोमल भाव सात्विक प्रवृत्ति थी वह भोलानाथ के खत्म हो चुकी थी, और उसका मन अब केवल पैसा कमाने, पैसा ही धर्म, पैसा ही ईमान में लग गया। बस उसे केवल पैसा दिखाई देता है, और इस स्थिति को भांपते हुए भोलानाथ भी समझ जाता है, उसकी आत्मा भी उसे धिक्कारती है। हमने यह जो अध्ययन किया था, इस अध्ययन के अंतर्गत पूरी तरीके से हम एकांकी के संकलन त्रय को दृष्टिकोण से देखें तो उसकी भी वह पूरी तरीके से विवेचना हमारे सामने प्रकट करती है। अब एकांकी के दूसरे भाग में जो महत्वपूर्ण अंश है वह अर्ध चेतन रूप में जो हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि क्या सच्चे तुम मेरी बात सुनोगे। इस रूप में एक तो हमारे सामने यह अवतरण विवेचित हुआ है, और दूसरा एक कि डरो, हाँ खूब डरो। इस अवतरण से संबंधित जो विवेचन हमारे सामने आया है पेज संख्या 68 पर, वह महत्वपूर्ण है, जिसमें जगदीश चंद्र माथुर कह रहे हैं कि भोलानाथ जो आधुनिक शिक्षित और यथार्थवादी व्यक्ति है वह चंद्रभान को आज की दुनिया की गणित समझाने की कोशिश करता है, और चंद्रभान भी इस स्थिति को देख करके डरने लग जाता है, क्योंकि वो उसकी अपनी जो स्वप्न, उसकी आकांक्षा है, उसके जीवन में जो कल्पनाएं थी, उसको देखते हुए वह समझ जाता है कि यहाँ वह भी मकड़ी के जाले में फंस रहा है। भोलानाथ चंद्रभान से कहता है कि डरो, हाँ खूब डरो, डरकर ही जीवन जिया जा सकता है। डरते हुए जीवन की गति को समझा जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उल्लास और आनंद के लिए जीवन में कोई भी स्थान नहीं होता है। भोलानाथ कहता है कि जीवन एक पूरी तरीके से यांत्रिक होता है, एक मशीन की तरह होता है ना। जिस प्रकार एक मशीन क्या होती है, अपना काम निश्चित करती है, पहले कि उसे क्या करना, बाद में क्या करना, वैसे ही मनुष्य का जीवन होना चाहिए। और वह स्पष्ट रूप से चंद्रभान को कहता है कि तुम्हारे जीवन का हित इसी में है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम भी अपना यांत्रिक की तरह काम करो, मशीन की तरह तुम काम करो, तभी तुम्हारे जीवन में तुम उदार हो सकता है। इस स्थिति से वह स्पष्ट रूप से करता है कि रास्ते के जो फूल हैं उस पर कभी मचलना नहीं चाहिए, हवा चाहे कितनी ही मस्त हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात वह इस पूरी दुनिया को कटु समझाते हुए यथार्थ जीवन जीने का एक आग्रह चंद्रभान से करता है। भोलानाथ एक चतुर और चालाक युवक है, वह सीधे तौर पर जो भावुकता है उसको अपनाना नहीं चाहता है। यह बात वह चंद्रभान को भी कहता है। तो इस अवतरण के अंतर्गत विशेष रूप से यहाँ पर संवेदनहीनता जो है वह जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक हम जीवन में भौतिकवादी इस जीवन में सफल नहीं हो सकते, ऐसा एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर ने भोलानाथ के माध्यम से कहा है। और दूसरा कि आज के मनुष्य पर जो एक भौतिकतावादी जो छाया पड़ती जा रही है, मनुष्य मशीनीकृत हो गया, यांत्रिक हो गया है, इसका जो प्रमाण है वह भोलानाथ के चरित्र पर हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी तरह इस एकांकी में एक अर्धचेतन रूप में जो यह अवतरण आया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या सच ही तुम मेरी बात सुनोगे? तुम झूठ बोलते रहो, दिन में न जाने कितनी बार मैं अनगिनत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कान तक नहीं देते। उस दिन जब तुम्हारे बाग में कामिनी के पेड़ अपने फूल गिरा गिरा कर मखमली घास पर सफ़ेद चादर बिछा रहे थे तो मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने ना सुना। और
लेकिन तुमने मुझे झिड़क दिया। उस दिन पहाड़ी की कंदराओं में से निकलती बंसी का स्वर मैंने तुम्हें सुना था, लेकिन तुमने दामन से छुड़ाकर तुम भाग गए। इस अवतरण में सामान्यतः जो संबोधन है वह भोलानाथ के ही हैं, किंतु चंद्रभान के चले जाने के बाद भोलानाथ जब व्यस्त जो क्षणों में जो विश्राम की मुद्रा में होता है, तब उसके मनोमस्तिष्क में एक कोने में एक अर्धचेतन जो बात है वह प्रस्फुटित होती है, और अपने आप से वह कहता है कि तुम कितने स्वार्थी हो, कितने लालची हो, और अपनी केवल उन्नति के कारण तुमने अपने प्यार को धोखा दिया था। वह अपनी संवेदनाओं को दबाने पर अपने आप को धिक्कारता है, और पूरे जीवन में काम से जीवन भर काम, पैसा, धर्म, पैसा ही धर्म आदि से संबंधित जो बात उसके दिमाग में थी उस पर वह अपने आप पर क्षोभ प्रकट करता है, धिक्कारता है। भोलानाथ दिन में कई बार अपने आप से बातें करने का प्रयास करता है। इस अवतरण में यह बात स्पष्ट होती है, और वह अपने आप से कहता है कि तुमने मेरी कभी बातों को सुना ही नहीं, तुम मेरी सदैव उपेक्षा ही करते रहते हो। जब तुम्हारे बाग में कामिनी के पेड़ से फूल झर रहे थे, अर्थात जब तुम्हारे जीवन में प्यार, कविता, संवेदना, मखमल जैसी घास पर एक जैसे जीवन में उदित हो रही थी, और तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तुमने उस ओर आकर्षित नहीं हुए, तुम उस सौंदर्य के प्रति अर्थात उस प्यार के प्रति हमेशा ही उदासीन बने रहे। यह बात भोलानाथ को अब अपने आप को वह कह करके धिक्कारता है, और इस स्थिति में इस दिशा को संध्या ने घेर लिया, और शाम के आंचल में पड़ी एक पोखर के आईने में आकाश की लालिमा जो प्रतिबिंबित हो रही थी, वह अपने उसी समय कुछ अपने आप को कहना चाहा, लेकिन उसी समय तुमने मुझे डांट दिया। और भोलानाथ उस दिन की बातें याद करके उस पहाड़ी की जो गुफाएं थी उसमें जो बांसुरी का मोहक स्वर आ रहा था उसको वह सुनना चाह रहा था, और वह सुन नहीं पाया। इस प्रकार इस एकांकी में एक अर्ध चेतन जो अवस्था है, जिसमें फ्रायड की काम भावना, दमित वासना का जो विश्लेषण किया गया है, वह इस एकांकी में हमें दिखाई देता है। जो फ्रायड की दमित और काम वासना है वह इस अवतरण में विशेष रूप से हमारे सामने आती है, कि जो दमित इच्छाएं थी वह भोलानाथ के माध्यम से यहाँ पर प्रकट हुई है, जो फ्रायड के मनोविज्ञान को प्रकट करती है। मनुष्य चाहे कुछ भी जीवन में प्राप्त कर लें, लेकिन अपनी दमित इच्छाएं, कामनाएं जो होती है वह कभी मर नहीं सकती, वह उठती रहती है जीवन में। और मनुष्य चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले अपने जीवन में, अपने पुराने प्राकृतिक जो प्रकृति के संग दिन जो बिताए हुए हैं उसको वह छोड़ नहीं सकता। मनुष्य मूल रूप से एक प्रेमी व्यक्ति होता है, संवेदनशील होता है, भावुक होता है, कोमल होता है, और भावात्मकता उसके जीवन में हमेशा घर की भी होती है। ऐसी स्थिति का विश्लेषण यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। इसलिए इस अर्धचेतन जो अवस्था यहाँ पर एक परोक्ष पात्र है हमारे सामने, जो हमारे सामने आया है, वह इस बात को प्रकट करता है कि जीवन में मनुष्य जो है वह कितने भी यांत्रिक हो जाए, मशीनीकृत हो जाए, है ना, भाग दौड़ आपाधापी के जीवन बिता ले, किंतु वह अपने जो पुराने जो दिन थे, जो अर्धचेतन अवस्था में उसके आते हैं, वह उसे कभी भूल नहीं सकता। वह प्यार भरे दिन जिसके जो दमित, जो उसकी वासना, इच्छा थी, जो कामेच्छा थी, वह सब की सब भोलानाथ के माध्यम से अर्धचेतन रूप में हमारे सामने प्रकट होती है। तो इस एकांकी के अंतर्गत हम ने यह देखा कि किस तरीके से जगदीश चंद्र माथुर के इस एकांकी के जो दो पात्र हैं महत्वपूर्ण, एक चंद्रभान, एक भोलानाथ, है ना। इसके अलावा एक तीसरा जो पात्र हमारे सामने रखा गया वह अवचेतन पात्र है, काल्पनिक पात्र है, परोक्ष है, जो इस पूरे घटनाक्रम, एकांक घटनाक्रम के बीच में हमारे समक्ष उपस्थित होता है, जो भोलानाथ के व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है। यह काल्पनिक पात्र पूरी तरीके से फ्रायड की जो काम वासना, काम भावना है उस पर आधारित है। एकांकी का जो उद्देश्य है वह है कि यांत्रिकता और अमानवीयता है उससे मनुष्य को मूल बचना ही चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति के सामाजिककरण की भावना, दमित इच्छा, प्यार, संवेदना, कल्पना, इन सब से वह उसे दूर करती है। पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि पूरा प्रभावशाली घटनाक्रम हमारे सामने उपस्थित हुआ है। एकांकी इस दृष्टिकोण से पूरी तरीके से सफल है, क्योंकि अवचेतन मन के जो प्रश्न संवाद हैं, जो पर्दे के पीछे से
एक प्रकार से हमारे जीवन में घटित होते रहते हैं, वह भोलानाथ के हृदय में भी घटित हुए हैं, उसका बहुत अच्छा विश्लेषण जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा यहाँ पर किया गया है कि तुम आदमी नहीं मशीन बन गए हो। इस बात को पूरी तरीके से हमारे सामने जिज्ञासा, कौतूहलता और नाटकीयता के दृष्टिकोण से घटनाक्रम के बीच में हमारे सामने रखे गए हैं। प्रस्तुत एकांकी की जो भाषा है वह पूरी तरीके से सरल, सरस, कुछ स्थानों पर संस्कृतनिष्ठ शब्दों का भी प्रयोग आया है, किंतु वह आसानी से समझ में आने वाले हैं। एकांकी का जो उद्देश्य है वह पूरी तरीके से हमारे सामने इस अवतरणों में स्पष्ट हो जाता है कि यह एकांकी पूरी तरीके से मनुष्य के जो दमित इच्छाएं और जो वासनाएं हैं ना, उसको अपने जीवन में कभी भी उसका स्थान कम नहीं होता है, इस बात को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति किसी बिजनेस का मालिक हो जाए, प्रतिष्ठान का वह मालिक हो जाए, बहुत बड़ा धनी हो जाए, किंतु कितना ही व्यस्त हो जाए, अमानवीय हो जाए, मशीनीकृत हो जाए, किंतु अपने मन की जो कोमल भावनाएं होती है, जो सात्विक भाव है, उसकी एक प्रकार से हत्या मनुष्य को कभी नहीं करनी चाहिए। यह संदेश जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा हमें दिया गया है। हमें दूसरों के कोमल भावों और विचारों को भी सम्मान करना चाहिए, उसका भी निरादर नहीं करना चाहिए, उसको एक प्रकार से मार देता है। भोलानाथ चंद्रभान के इन विचारों को मारने का प्रयास करता है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे के खातिर मनुष्य को अपने जीवन में अपनी जो इच्छाएं हैं उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो जीवन भर वह अपने आप को धिक्कारता रहता है, कचोटता रहता है। यही इस एकांकी का उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट हुआ है। व्यक्ति स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाता है, उसकी आत्मा उसे धिक्कारती है, भोलानाथ की आत्मा भी उसे धिक्कारती है। जीवन भर वह एक प्रकार से कोसता रहता है और एक अंत में यह भी वह देखता है कि किस तरीके से स्वयं मैं तो इस प्रकार का एक व्यक्ति हूँ ही, लेकिन मैंने चंद्रभान को भी विवश होकर इस प्रकार इस मकड़ी के जाले में भी फंसाने का प्रयास किया है। अपने प्रतिष्ठान में काम देने का मतलब ही यही है कि वह उसकी भी भावनाओं संवेदनाओं को मारना चाहता था। तो